जय माता दी दोस्तों। अगर आप वैष्णो देवी की यात्रा करना चाहते हैं और आप दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली के बाहर से भी आते हैं तो मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप कैसे कैसे वहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, कहाँ रह सकते हैं, क्या क्या एक्सपेंसेस होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप दिल्ली के बाहर से आ रहे हैं या दिल्ली से जा रहे हैं तो दिल्ली से आपको 2 या 3 ऑप्शंस हैं आपके पास में। 3 ऑप्शन में क्या क्या है आपका, अगर पर्सनल व्हीकल है तो आप डायरेक्टली जा सकते हो, और अगर आपके पास आप ट्रेन से जाना चाहते हो तो ट्रेन के लिए एक माध्यम है कि आप टिकट बुक कर लें एडवांस में या तत्काल में, तो वो भी एक माध्यम बन जाता है आपको। उसके लिए वो कटरा तक के लिए आपको ट्रेन मिल जाती है बहुत सारी ईजिली, और जम्मू तक के लिए भी अगर इनकेस कटरा नहीं मिलती जम्मू तक भी आप टिकट बुक कर सकते हो ऑनलाइन। और दूसरा बस की बात करते हैं दिल्ली से, तो दिल्ली से बसेस जाती हैं जिसमें कि आपका 2 एप्लीकेशन मैंने देखी मेजरली जो मैंने यूज़ की हैं वो हैं इंटरसिटी या रेड बस। जो एप्लीकेशन है एक्चुअली यहाँ से आप टिकट बस बुक कर सकते हो और इजीली 1000 के अंडर में आपको एसी बसेस मिल जाती हैं। तो इजीली वो लगभग 12 से 14 घंटे जितना ट्रेन लेती है उतना घंटे वो भी लेती हैं। तो यहाँ से निकलते हैं हम लोग, और उससे पहले अगर आप जाते हो तो बसेस, अगर ट्रेन से जाते हो तो इजीली आपको कई जगह रुकती है तो आपको खाने को भी मिल जाता है और आराम से फ्रेश हो जाते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन वहीं मैं अगर बस की बात करूं तो बस की में थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि आपको हर जगह, मतलब हर एक जगह पर बस नहीं रुकेगी। आपको कुछ ही लिमिटेड पॉइंट्स होंगे जहाँ पर बस रुकती है, 1 या 2 बार मुश्किल से रुकेगी। 12 या 14 घंटे के अंदर आपको ओवरऑल लगते हैं कटरा तक पहुँचने में, जो कि सुभाष पार्किंग की बेसिकली जगह है वहाँ पे जाके बस रुकती हैं। कटरा का जो बस स्टैंड है उसके पास ही बेसिकली है ये। और अगर ट्रेन से आप जाते हैं तो ट्रेन से फ़ायदा एक ये हो जाता है कि आप ट्रेन से जैसे आप निकलेंगे वहीं पे RFID कार्ड मिल जाता है, जो कि मैंडेटरी होता है यात्रा के दौरान आपको अपने मतलब साथ रखना। वहीं अगर बस की बात करते हैं तो सुभाष पार्किंग पे आपको बस छोड़ेगी, तो सुभाष पार्किंग पे बस ड्रॉप कर देगी। वहाँ से पैदल का रास्ता होता है बस स्टैंड का, वहाँ पे जाके जो बेसिकली मैंने RFID कार्ड आपको बताया था, RFID कार्ड लेना मैंडेटरी होता है यात्रा के लिए। तो वहाँ पे एक बूथ है, वहाँ पे जाके आप RFID कार्ड ले सकते हो। अच्छा, ये हो गया हमारे पहुँचने तक की बात। अभी बात करते हैं कि वहाँ पर रुके कैसे और क्या क्या एक्सपेंसेस उनके होते हैं। तो वहाँ पर मैं आपको एक फ़ोटो आपको मिल जाएगा, उसमें श्रीधर धर्मशाला है जो कि बहुत इजीली और अब कन्वीनियंटली मिल जाती है आपको। उसमें होता क्या है, अगर आप सिंपली फ्रेश होना चाहते हो तो 50 रुपये पर कैंडिडेट के हिसाब से आपको वहाँ चार्ज लगता है। बट अगर आप रुकना चाहते हो फैमिली के साथ तो 400, 500 या 600 रुपये के अराउंड में आपको ये वहाँ पर रूम भी मिल जाते हैं आपको ईजिली। और अगर आप सपोज़ मान लो आपको नहा धो के फ्रेश होकर ही निकलना है, सिर्फ 50 रुपये में ही आप अपने रूम बैग्स को लॉकर रूम में रख सकते हो और यात्रा करने जा सकते हो। वापस आओगे तो आप इजीली आपको बैग मिल जाएंगे वहाँ से, कोई इशू नहीं आता उस केस में। अच्छा, अभी हम रुकने की तक की बात हो गई, यहाँ से हम चलते हैं आगे। जैसे मैंने बताया था कि RFID कार्ड लेना मैंडेटरी होता है। RFID कार्ड ले लेंगे, बूथ है वहाँ से। उसके बाद हम चौक से पैदल का, अगर बाणगंगा तक पहुंचना चाहते हैं तो बाणगंगा के लिए तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर लगता है, पैदल का रास्ता है। वो भी ऑटो से भी सेम वही है, लेकिन अगर पैदल जाते हो तो थोड़ा लगभग 20 मिनट 25 मिनट आपको अराउंड लग जाती है वहाँ पहुँचने में। वहीं अगर बात करते हैं ऑटो की तो ऑटो 100-110 रुपये आपको वहाँ से लेता है, बाणगंगा तक छोड़ देता है। अब हमारी जो यात्रा स्टार्ट होती है वो बाणगंगा से स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आपके अंदर स्टेमिना है, आप अगर आप चढ़ सकते हो तो सीढ़ियाँ भी चढ़ सकते हो। स्पेशली बुजुर्ग नहीं चढ़ सकते क्योंकि वो उसमें बहुत दिक्कत होती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है। दिल के जो मरीज होते हैं वो नहीं चढ़ सकते गलती से भी, और चढ़ना भी मत, बहुत नुकसानदायक रहेगा, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। तो बेहतर ये होगा कि आप जो सिंपल रास्ता है वही प्रेफर करें, वो सबसे बेस्ट रहता है। अच्छा, एक चीज़ बताना भूल गया, यहाँ से हमारे एंट्री पॉइंट होती है, जहाँ से चेक पोस्ट है बेसिकली, वहाँ पे आपको RFID कार्ड शो करना होता है। गुटखा मसाला वगैरह माचिस वगैरह आप ना लेके जाएं क्योंकि वो नहीं ले जाने देंगे आपको, तो उसके लिए थोड़ा सा वो रहे हैं उस चीज़ के लिए। दूसरा, वहाँ पे RFID कार्ड आपको शो करना होगा। वहीं से थोड़ा सा जैसे आप आगे चलेंगे वहीं से 2 रास्ते स्टार्ट हो जाते हैं। एक तो नया रास्ता है जो कि लेंथ वाइज मतलब किलोमीटर्स में लंबा है। मेरे हिसाब से मैं एक बार आया था वहाँ से, तो जब उतराई कर रहा था वहाँ से, तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर मुझे लंबा लगता है स्पेशली वो। तो उस रास्ते से ना जाएं अगर आप इजीली जाना चाहते हैं। तो अगर आपके पास भीड़ भड़के में नहीं जाना चाहते तो वो सबसे बेस्ट रास्ता है, वो आपको सीधा जोड़ेगा अर्धकुंवारी पर। और अगर यहीं की बात करते हैं जो पुराना रास्ता जाता है उसमें आपको बाणगंगा से आगे चलेंगे, हम बढ़ते जाएंगे और बाणगंगा से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो वहाँ पे सीढ़ियाँ भी स्टार्ट हो जाती हैं। अगर आपके पास स्टेमिना, आपके अंदर स्टेमिना अच्छा है तो आप सीढ़ियाँ भी चढ़ सकते हो। अगर आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना चाहते तो मैं तो सजेस्ट करूँगा आपको, अगर फैमिली के साथ हो तो आप ईजी वाला रास्ता जो है सिंपल वाला वही प्रेफर करें। उसमें थकावट होती है बट इतनी नहीं होती। और यहाँ पर सीढ़ियों में दिक्कत ये हो जाती है कि आपको अगर हार्ट की प्रॉब्लम है या सांस बढ़ती है या कुछ होती है तो दिक्कत हो सकती है बहुत ज़्यादा। तो सिंपल रहें, आप सिंपल रास्ते में आप जाएँ।
अच्छा, अभी इस दिन हम चलते जैसे चढ़ाई करते हैं तो उस केस में होता है कि हमें खाने पीने को क्या व्यवस्था मिलती है। तो जगह जगह पे बहुत सारी शॉप्स हैं, आपको खाने पीने को मिल जाते हैं। जैसे आपको स्नैक्स वगैरह मिल जाता है, पानी मिल जाता है, जूस वगैरह मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है आपको वहाँ पे। तो आप चढ़ाई करते रहें। और अब हम पहुँचते हैं तकरीबन 5 से 5.5 किलोमीटर चढ़ने के बाद में हम पहुँचते हैं अर्धकुंवारी। अर्धकुंवारी का मैं बताता हूँ। अर्धकुंवारी में अगर आप जो वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, अगर अर्धकुंवारी पहुँचते हैं और वहाँ पे जाके आपको पर्ची लेनी होगी वहाँ पे। अगर आप पर्ची लेके और नंबर लगाएंगे तो एटलीस्ट 1 से 2 दिन लग जाते हैं, मैंने देखा है लोगों को वहाँ पे। अगर आप मेरे हिसाब से एक चीज़ कर सकते हैं, आप पर्ची कटवा के अपना नंबर लेके यहाँ से निकल जाएँ सीधे अर्धकुंवारी से ही। और वहीं से एक जो नया रास्ता बना है बेसिकली, वो बहुत ईजी है। पुराना रास्ता एकदम खड़ा हुआ है, नया रास्ता जो बना है भी एकदम सिंपल है, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी चढ़ाई करने में भी। और आज की तारीख में लोग वहीं से जाना प्रेफर करते हैं। तो वहीं से आपका नए रास्ते के लिए रास्ता जाता है, जो भी आपको फोटो में भेज दूँगा। और वहीं से आप स्टार्ट करें अपनी यात्रा, चलते जाएँ। तकरीबन 6 से 6.5 किलोमीटर चलने के बाद में आप पहुँचते हो भवन पे। तो भवन पे जाने के लिए वहाँ पे लॉकर्स हैं बेसिकली। तो आप क्या करें, वहाँ पे पहले नहा धो लें। नहा धोने के बाद में पीछे वापस भी आ सकते हो लॉकर रूम के लिए। तकरीबन आधा किलोमीटर पीछे आके एक लॉकर रूम मिल जाता है आपको, लॉकर रूम नंबर 4। और उसके बाद में आप बैग रखने के बाद में लाइन में लग जाएँ। ट्राई करें जहाँ सिक्योरिटी, जहाँ मेन वीआईपी एंट्री होती है, वहाँ पे एक बार रिक्वेस्ट कर लें पुलिस वाले से। अगर वो करने देते हैं ठीक है, अदरवाइज़ आपको लाइन में ही लगना पड़ेगा। तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर लाइन लगती ही लगती है। तो उस लाइन में आप लगेंगे, दर्शन के लिए जाएंगे। सीधा दर्शन करने के बाद में और ट्राई करें, यूजुअली क्या होता है, आप बहुत मेहनत करके वहाँ चढ़ाई करके जाते हो, आप श्रद्धा से जाते हो वहाँ पे। अब होता क्या है लास्ट में जाके आप कि लोग, भीड़ इतनी होती है, चिपक चिपक के धक्का मार देती है आपको, तो आप निकल जाते हो 1 सेकंड में, दर्शन हो नहीं पाते अच्छे से। बेहतर ये है कि गैप बना के रखें लोगों के बीच में, तो आपको बहुत अच्छे दर्शन हो जाएंगे। अगर आप चिपक के चलोगे तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, उस सेकंड्स में आपको भगा देंगे। पुलिस वाले होते हैं और भी पीछे वाले पुश कर देंगे आपको, तो फ़ायदा नहीं रहेगा। अगर इतनी श्रद्धा से जा रहे हो, इतने टाइम लगा के जा रहे हो, तो आप गैप बना के रखें, आपको इजीली दर्शन हो जाएंगे। वहाँ पर माता रानी के 3 पिंडियाँ होती हैं वहाँ पे, जैसा कि आपको पता है। लॉकर रूम से अपने बैग्स को उठाएं और चल दें सीधे भैरव बाबा के दर्शन के लिए, जो कि 2 किलोमीटर पड़ता है वहाँ से। अच्छा, इसमें एक फ़ायदा है, अगर आप दिन में यात्रा कर रहे हैं और 10 से 4 के बीच में वो रोपवे चलता है जिसका किराया है 100 रुपये। तो दोनों साइड का मतलब इधर जाने आने का 100 रुपये किराया होता है। अगर आप रोपवे से जाना चाहते हो तो टाइमिंग का ध्यान रखें, 10 से 4 के बीच में सुबह दिन में आप जा सकते हो, बहुत ईजिली पहुंच सकते हो। होता क्या है, दर्शन करने के बाद माता रानी के और भवन तक, मतलब भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वो चढ़ाई एकदम स्ट्रेट है, दिक्कत होती है, पैरों में दर्द होने लगता है, बहुत गंदी हालत हो जाती है। अगर दिन में आप जाते हो तो बेस्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि वो रोपवे से ईजिली आप आ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आनी है। लेकिन अगर पैदल करने, अगर आप, हाँ ये भी बोलते हैं कि भैरव बाबा के दर्शन नहीं करेंगे तो पूरी यात्रा नहीं मानी जाती। तो ट्राई करें कि आप पैदल चले जाएँ। अगर आप वो रोपवे नहीं मिल पा रहा है आपको, वो दर्शन करके ज़रूर आएँ। वहाँ भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए इतनी ज़्यादा मारामारी नहीं होती है आपको, सिर्फ वहाँ से पूजा के लिए, वो भेंट वाला प्रसाद के लिए वो होती है शॉप, वहाँ से प्रसाद लें, भैरव बाबा के दर्शन करें। सीधे निकल के वहीं से एक रास्ता आता है जो कि पुराने रास्ते को कनेक्ट करता है, जो सबसे पहले पुराना रास्ता था उस रास्ते को कनेक्ट करता है। अगर आप उस रास्ता नहीं जाना चाहते हो तो आप वापस जहाँ से गए हो वहीं आएँ, भवन तक आएँ, भवन के साथ पुराना जो नया रास्ता बना है उस नए रास्ते पे आप सीधे चले जाएँ और अर्धकुंवारी आएगा। फिर आपको, अच्छा एक चीज़ और, इसमें मेडिसिन की सुविधा भी आपको रास्ते में मिल जाती है। अगर आप मान लो कोई दिक्कत लग रही है तो आपको मेडिकल की सुविधा भी है, वहाँ पे मेडिसिन स्टोर्स भी होते हैं, मतलब एक डिस्पेंसरी टाइप वहाँ पे है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं वहाँ पे। और आप वहाँ से यात्रा करके वापस आ सकते हो नीचे, और नीचे यात्रा करके अपना, तो अपने जो होटल या अपने धर्मशाला ली है वहाँ से अपना बैग उठाएं और वापस अपने बस या अपना ट्रेन में आप जाके बैठ सकते हो जिसकी टिकट आपने बुक की है। अच्छा एक चीज़ और, जो लोग अपनी यात्रा करना चाहते हैं हेलीकॉप्टर के द्वारा, तो उसमें मैं आपको नंबर मेंशन कर दूंगा, उस नंबर पर कॉल करके आप इंक्वायर कर सकते हो। आई थिंक वहाँ के लिए अगर आप हेलीकॉप्टर बुक करना चाहते हो 1800 रुपये वन साइड आई थिंक पर कैंडिडेट, फिर भी आप कंफर्म कर सकते हो। मैं नंबर आपको शेयर कर दूंगा। इसमें कॉल सेंटर, स्पेशली इन्होंने एक कॉल सेंटर बनाया है इस चीज़ के लिए कि जो यात्री आना चाहते हैं उनको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, तो वो वहाँ से क्लैरिफिकेशन हो जाती है आपकी ईजिली वहाँ से जाके, और वो बेस्ट रहता है बेसिकली। अगर आप मान लो बुज़ुर्ग वगैरह हैं, आप जाना चाहते हो तो उसके थ्रू आप जा सकते हो, बेस्ट तरीका है वो। अब खर्चे की बात करते हैं ओवरऑल, तो खर्चा ऐसे है कि यहाँ पर अगर बस से जाते हैं तो 1000 रुपीज़ बस का होता है, और रास्ते में जो आप एक्सपेंस करते हो वो 400-500 को मिला के चलते हैं मैक्स करोगे तो। आश्रम अगर धर्मशाला में रुकते हो तो 50 रुपये
पर कैंडिडेट के हिसाब से रुपये, अगर सिर्फ नहा धोना है। अगर आप मालूम कि 4-5 लोग हैं तो 600 रुपये में आपको धर्मशाला मिल जाती है वहाँ पे। और बाकी कोई एक्सपेंस हो जाते हैं ऑटो का, सॉरी मैं बताना भूल गया, अगर ट्रेन से जाते हो तो ट्रेन से 300 से 400 रुपये टिकट का लगता है तत्काल में। और उसके बाद में रेलवे स्टेशन से आपका कटरा बस स्टैंड तक आपको 100 रुपये आई थिंक फिक्स रेट है उनका, तो वो फिक्स रेट लगता ही लगता है आपको। और वहाँ से अगर आप कटरा बस स्टैंड से बाणगंगा तक जाते हो 100 रुपये तकरीबन वो भी ले लेते हैं आपका। बाकी जो पर्सनल एक्सपेंसेस आप करते हो वो सब उसमें इंक्लूड होते हैं, अलग अलग, मतलब आप अपने हिसाब से कर सकते हो। और प्रसाद, अगर माता रानी के प्रसाद लेते हो तो वहाँ पे आपको भेंट 55 या 70 रुपये से स्टार्ट होती है वो, और उससे ऊपर कई मतलब 100, 150, 200, 250 प्राइस बढ़ते जाते हैं। तो डिपेंड करता है आप कौन सा प्रसाद प्रेफर करते हो। सारा खर्चा मिला के लगभग आपका, अगर एक इंडिविजुअल की बात करूँ, नॉर्मल खर्चा करते हो तो 3000, 3500 में आपका इंडिविजुअल एक बंदा लौट के आराम से आता है। मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, हो सकता है कम में, ये कम में भी हो जाएगा अगर आप ट्रेन से जाते हो। तो बस से जाओ तो लगभग 3.5-4 के बीच में आपका खर्चा होना ही होना है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। ये था मेरा ब्लॉग माता वैष्णो देवी का। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।